तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक लड़का जिसका नाम जियान है, वो कॉलेज के बाद से गेम खेलने में बिजी रहा है, जिसके बाद उसे कुछ काम नहीं मिल रहा तो उसने एक प्राइवेट नौकरी चुन ली। अब प्राइवेट नौकरी कैसी होती है ये बात हमें पहले से पता है, तो उसके साथ भी अब ऐसा ही था कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन फिर वो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर उसे एक और मौका मिलता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है। वैसे अब आगे क्या हुआ, यहाँ से यह चीज हमें इस वीडियो को पूरा देखकर ही पता चलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी जियान रोज की तरह अपने काम पर यानी कि उस कंपनी में जा रहा था जहाँ पर वो वर्क करता है। वो थोड़ा सा लेट था, लेकिन वो दौड़ते हुए सही टाइम पर पहुंच जाता है। अभी ऑफिस में आने के बाद वो काम तो कर रहा था पर ज्यादा मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो स्क्रीन शिफ्ट करते हुए गेम भी खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है, लेकिन बॉस उसे देख पाए इससे पहले ही वो स्क्रीन फिर से शिफ्ट कर काम करने लगता है। अब इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। उसकी छुट्टी शाम के 6 बजे होती है, इसलिए जैसे ही 6 बजते हैं तो तुरंत ही उठकर वहाँ से जाने लगता है। जियान उससे पूछता है कि क्या हम सच में 14 दिन के अंदर किसी गेम को क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अभी अभी रिसेंटली एक वेबसाइट निकली है जिस पर हम अगर किसी भी कोड के बारे में लिखते हैं तो अपने आप ही कोड जनरेट हो जाता है, जिस वजह से गेम क्रिएट करना बहुत आसान है, पर वो थोड़ा पैसे लेते हैं। अब जियान ही सुनकर खुश हो गया था। यांग के वहाँ से जाने के बाद वो तुरंत ही उस वेबसाइट को ओपन करता है और वहाँ गेम बनाना शुरू करता है। अभी वो एक ड्राइविंग गेम बना रहा था जिसमें उसने 20,000 रुपए सिर्फ एक थीम के लिए खर्च कर दिए थे, ये देखने के लिए कि वो जगह कैसी है। और अब उसे वो डेजर्ट एरिया बहुत ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से वो एक अच्छी सी कार सेलेक्ट करता है। साथ ही फिर वहाँ पर जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं उनसे वो आसपास की चीजें जैसे सन वगैरह, नेचर वगैरह क्रिएट करता है। उसे ये गेम बोरिंग बनानी थी, इस वजह से वो इस गेम का जो फिनिशिंग टाइम है उसे 8 घंटे का कर सकता है। साथ ही उसने इसमें कुछ रेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की थी, कोई दूसरा कंप्यूटर प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब जो व्यक्ति इसे खेलेगा वो सिर्फ अकेले ही ड्राइविंग करता रहेगा 8 घंटे तक, और फिर अगर जिसने भी इस गेम को एक बार ओपन कर लिया वो इसे हटा नहीं सकता। जियान समझ गया था कि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब होने वाला है, ये दुनिया का सबसे बेकार गेम होगा। जियान तुरंत ही उसे क्रिएट करते हुए सेव कर देता है और उसका नाम लोनली डेजर्ट रखता है। जियान ने पूरी रात जागते हुए इस गेम को क्रिएट किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग और उसके जो बाकी दोस्त हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जो पड़ोसी है मतलब कि बाजू के कमरे में जो स्टूडेंट है उन्होंने गेम के लिए चैलेंज किया है। वैसे वो ये गेम बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, ये जियान वाला गेम नहीं है। इस गेम के दौरान वो जियान को भी इनवाइट करते हैं, पर जियान रात भर जागा था, इस वजह से वो मना कर देता है। अभी यांग बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा था क्योंकि वो लोग थोड़े से नूब प्लेयर है। यांग पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं, शोर हो सकता है। पर इस पर जियान कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में जियान ने अब से जॉब करना शुरू कर दिया है, तब से उसके पास पैसे आने शुरू हो गए हैं और साथ ही वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टाइम की कमी थी और अब वो पैसे कमाकर टाइम बचा सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक चाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है और उसका सारा कंटेंट गेम के बेसिस पर होता है। जैसे कि कौन सा गेम खराब है तो वो उसका वीडियो बनाता है और कहता है कि इस गेम को बिल्कुल मत खेलो। अभी लेकिन उसकी कोई बेकार गेम नहीं मिल रहा था, साथ ही अभी उसे कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसके सामने लोनली डेजर्ट रोड गेम आता है जो कि जियान ने बनाया है। यहाँ अभी वो उसे देखकर पहले तो हैरान था कि इसकी प्राइस मतलब इसे खरीदना सिर्फ 1 रुपए के बराबर है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि ये गेम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस वजह से अब वो उसे खेलने का डिसाइड करता है। वो उसे ओपन करता है और कार चलाना शुरू करता है। पहली चीज तो ये बेकार थी कि इसमें कोई स्टोरी नहीं थी, वो बस कार चलाया जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा बोर होने लगा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई लगती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो अचानक से वो आउट हो जाता है। अब वो कंट्रोल्स के थ्रू खेलना चालू करता है, पर कुछ देर में ही खेलते रहने के बाद वो गेम फिनिश नहीं हो रही थी। ये देखकर वो गेम पॉज करता है कि मैं इसे बाद में खेलूंगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि जियान ने रूल बना दिया था कि ये गेम पॉज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो एक बार फिर से आउट हो जाता है। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस गेम को क्लियर करके रहेगा, जिसके बाद वो उसे बार बार खेलते जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए पर वो 30 मिनट 40 मिनट के बाद आउट ही हो रहा था। तभी वो सोचता है कि इस गेम को खेलने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे हटाने वाला था, लेकिन उस वक्त उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि एंड पॉइंट पर कोई चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें इस गेम को फिनिश करना ही होगा। जिसके बाद चाओ जो कि एक गेम एडिक्ट है वो उस गेम को एंड करने का फैसला कर वो पूरे 8 घंटे तक लगातार उस गेम को खेलता रहता है और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो उसके माइंड में डोपामिन फील हो चुका था। यहाँ पर उसे लगा था कि कुछ तो रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन सामने लिखा था कि सक्सेसफुली तुमने अपनी
अपने 8 घंटे बर्बाद कर लिए हैं। जो कि सुनकर चाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। दूसरी तरफ अभी जियान बहुत खुश था क्योंकि उसके गेम को सिर्फ एक लड़के ने डाउनलोड किया है। वो सोचता है कि वो लड़का भी पागल है जिसने इस गेम को डाउनलोड किया। अभी वो कॉलेज में बैठा हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि लोनली डेजर्ट गेम वायरल हो रहा है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रखा। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। घर पर आकर वो देखता है कि उसके गेम को बहुत ही ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ उसने जानने को मिलता है कि ऐसा उसे चाओ नाम के लड़के की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन आकर इस गेम को गाली दी और कहा कि ये बस टाइम वेस्ट करता है क्योंकि कोई भी इस गेम को बिल्कुल ना खेले। लेकिन अब उसने ऐसा कहा तो लोग क्यूरियोसिटी में खेलने लगे। अब जियान सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस वजह से वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि जिस किसी को भी अपने पैसे वापस चाहिए वो रिफंड मांग सकते हैं क्योंकि गेम बहुत बेकार है। पर कोई भी उसके पैसे भी मांग नहीं रहा था क्योंकि 1 रुपया मांगने में उन्हें और ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। अब तभी वहाँ पर यांग भी आता है जो कि जियान से कहता है कि क्या हम भी वो गेम खेलें। जियान उस पर गुस्सा करते हुए उसे भगा देता है। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में जियान के गेम को करीबन 70,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, जिस वजह से उसे 70,000 रुपए मिल चुके थे। लेकिन अब उसने प्रॉफिट कमाया है जिस वजह से उसको लॉस हुआ और सिर्फ 700 मिलते हैं। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ 1% था। वो सोचता है कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी रिची सामने आकर उससे बताता है कि उसे एक बार 3 लाख कॉइन मिलने वाले थे, मतलब 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिससे उसे एक और गेम डिजाइन करना है। जियान देखकर हैरान था कि उसने ही पहले से 50,000 में इतना परफेक्ट गेम बना लिया। 3 लाख आखिर वो खर्च कहाँ करेगा। अब तभी यांग खड़ा होकर कहने लगता है कि हमें फिर से हमारे नेबर्स को चैलेंज करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए, जिस पर बाकी सभी दोस्त भी तैयार थे। गेम फिर से शुरू होता है लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हारते हैं, जिसके बाद अभी यांग को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अब जियान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रात के टाइम उसे अचानक से आइडिया आता है कि अगर वो यांग की मदद ले एक गेम बनाने में तो वो गेम फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यांग सच में बहुत ही घटिया गेम बनाएगा। वो रात को ही यांग को जगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये देखकर यांग डर जाता है कि इतनी रात को जियान को क्या मदद चाहिए, इसलिए वो चिल्लाता है, जिस वजह से पूरा हॉस्टल जाग चुका था। इस वजह से जियान अभी यांग से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब अगले दिन से वो उसके पीछे पड़ चुका था। यांग ये देखकर बहुत डर रहा था कि आखिर जियान चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहाँ से भागता है। पर फिर जियान उसका रास्ता रोकते हुए उसे सच बताता है कि उसे एक गेम डेवलप करना है जिसमें उसे यांग की मदद चाहिए। यांग इस पर तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि हम कभी भी एक गेम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। पर इस चीज पर जियान कहता है कि मैंने अभी एक गेम बनाया जिसमें मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और वो नाम भी बता देता है कि उसने ही लोनली डेजर्ट रोड गेम बनाया है। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है और कहने लगा कि तुम तो सच में एक जीनियस हो। वैसे इसके बाद वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह से गेम बनाएंगे, जहाँ यांग कह रहा था कि हमें पहले तो हमें कोई कोड वगैरह के बारे में जानना होगा, और इसलिए वो तुरंत ही कुछ बुक्स ले आया था जिनमें कोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। पर जियान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ से हम आराम से कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब जियान चला गया था लेकिन यांग ने हार नहीं मानी थी। वो भी उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता है पर उसको भी नींद आ जाती है। ये देखकर जियान खुश था और कह रहा था अब सक्सेसफुली मैं एक फ्लॉप गेम बना पाऊंगा। अभी जियान को डिसाइड करना था कि आखिर उसे किस तरह का गेम बनाना है। पहले वो सोचता है क्यों ना वो एक ड्राइविंग गेम ही बनाए, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि उसका अभी एक गेम चल चुका है और अगर उसने फिर से ऐसा गेम बनाया तो लोग उसे जरूर डाउनलोड करेंगे। इस वजह से अब वो मोबाइल गेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब एक बेकार गेम बनाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वो मार्केट में देखता है कि किस तरह के गेम चल रहे हैं और किस तरह के नहीं। उसे एक गेम कोड दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा था। ये देखते हुए कई सारी कंपनियां ने उसकी कॉपी क्रिएट की, लेकिन वो कॉपी नहीं चल पाई क्योंकि वो कोड गेम जितनी अच्छी नहीं थी। जियान भी डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा कोड गेम बनाएगा जो कि बहुत बेकार हो, क्योंकि जियान ने देख लिया था कि जिनके कोड गेम बेकार थे उन्होंने सच में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि वो लॉस में ही गए। इसके बाद जियान यांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो खाना खाते हैं और जियान कहता है कि हमें कुछ लोग चाहिए जो कि डिजाइन क्रिएट कर सकें। इसके लिए जियान बहुत ही पैसे देने की भी कहता है, जिस पर यांग कहता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सस्ते में भी काम करा सकते हैं। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, उसके पास 3 लाख हैं जिससे वो पूरा खर्च करते हुए इस गेम को क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर वो यांग से भी कहता है कि गेम में जो क्रिएटर्स होंगे उनकी जो स्टोरी होगी वो तुरंत ही लिखनी है। यांग कहता है कि इससे तो गेम बोरिंग हो जाएगा, पर जियान कहता है कि नहीं, हमें गेम पूरी ईमानदारी से और जितने आइडिया आ रहे हैं वो सारे अप्लाई करते हुए बनाना है, क्योंकि लोनली
लोनली डेजर्ट रोड को भी मैंने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया था। इस पर यांग हाँ कर देता है और यांग कहता है कि अभी क्यों ना हम इस गेम को जो कैरेक्टर है उन्हें ही डेवलप करें या फिर किसी एनिमल की तरह रखे। जियान को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है क्योंकि इससे गेम और ज्यादा खराब लगेगा, इसलिए वो तुरंत ही पहले तो यांग को जीनियस कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और अब मैं तुम्हें हर महीने 3000 यान यानी कि उस करेंसी की सैलरी दूंगा, जिस पर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी कार में बैठकर जा रहा था और यहाँ उसका ड्राइवर कहता है कि लोनली डेजर्ट रोड जिसने बनाया था वो बंदा अभी एक कोड गेम बना रहा है, लेकिन ऑलरेडी कई सारे लोग कोड गेम बनाकर खेल चुके हैं और उसे कुछ और चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका गेम चल पाएगा। लेकिन ये सुनते ही वो आदमी जो कि कार में बैठा हुआ था वो उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि आखिर तुम किसी भी क्रिएटिव पर शक कैसे कर सकते हो। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि अभी यांग के साथ एक बोट पर था और वहाँ वो बात कर रहे थे कि गेम को कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए वो किसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर जियान पहले इस चीज पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन यान कहता है कि हमें किसी अच्छे आर्टिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जो कि फेमस हो। इस पर जियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेंगे और हमारा गेम चल गया जो कि चलने ही वाला है तो ऐसे में सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ जाएगी, लोगों को लगेगा हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। ये बात यांग को सही लगती है। वैसे अब वो वहाँ से लौट आते हैं तो जियान थोड़ी रिसर्च करते हुए एक लड़के के बारे में पता लगाता है। वो लड़का असल में 24 कैरेक्टर्स डिजाइन करता है, लेकिन जियान को 24 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे, पर फिर भी वो किसी तरह से यांग को मना लेता है कि हमें इसे हायर करना है। इसके बाद अब एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जहाँ पर यांग और जियान उस लड़के से बात कर रहे थे। वो लड़का वहाँ सामने आता है, उसका नाम जिन है और अब जियान उससे कहता है कि हमें टोटल 50 कैरेक्टर डिजाइन करवाने हैं। यांग कहता है कि मुझे ये किसी दूसरे गेम डेवलपर की चाल लग रही है, लगता है उसने किसी को हायर किया है नेगेटिव रिव्यू देने के लिए। अभी जियान ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और जिस भी आदमी ने ये किया है वो उसे दुआएं दे रहा था। अब यांग रिप्लाई करने लगता है और नेगेटिव रिव्यूज का पॉजिटिवली, लेकिन जियान उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, हमें अभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यांग सोचता है कि जियान कितना कमाल का है, उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन फिर भी वो कितना शांत है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त लोनली डेजर्ट रोड गेम खेल रहा था। वो इसके बाद अपना बनाया हुआ गेम चेक करता है, उसे गेम में कोई भी कमी नहीं लग रही थी, लेकिन वो रिव्यू और डाउनलोड नंबर देखकर थोड़ा उदास था। वो अपने दोस्तों को भी बताता है, जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि कितना परफेक्ट गेम है लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो इस पर जिन कहने लगता है कि शायद ऐसा मार्केटिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके ओनर ने मतलब जियान ने मार्केटिंग ही नहीं की। साथ ही साथ गेम लॉन्च करने से पहले एक गेम पीरियड लॉन्च होता है जिसमें टेस्टिंग की जाती है गेम की, वो भी जियान ने नहीं किया। अब यहाँ पर जिन यांग को कॉल करता है और उसे बताता है, उसे बात करते हुए पूछता है कि आखिर गेम के अंदर सब कुछ सस्ता क्यों है और एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है जिसे बाय करने के बाद सारे कार्ड हम फ्री में स्वाइप कर सकते हैं, इससे तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। इस चीज पर यांग कहता है कि जियान ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि लोग इस गेम को एंजॉय कर पाए, वो पैसा कमाना नहीं चाहता। ये सुनकर जिन हैरान था। वो कहता है कि जियान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये गेम और ज्यादा लोग डाउनलोड करें। अब यहाँ पर यांग रोने लगता है और कहता है कि जियान ने सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया है, इसी वजह से वो चाह कर भी मार्केटिंग नहीं कर सकता। उसने ये गेम लोगों के लिए लॉन्च की है लेकिन लोग इसे खेल ही नहीं पा रहे, इसी वजह से अभी वो थोड़ा डिप्रेस है। अब ये सुनकर जिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा और इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर अभी मस्त स्माइल थी। अगर हम चाहे तो यांग को इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मान सकते हैं। अब इस तरफ जिन अपने दोस्त के पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें जिन की मदद करनी होगी। उसके दोस्त पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो इस पर जिन कहता है कि जियान एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमें इतना ज्यादा पैसा दिया कि अब वो मार्केटिंग भी नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसकी कंपनी इस बार बहुत ज्यादा लॉस प्रॉफिट क्रिएट करने वाली है, इसका मतलब उसे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर तभी यांग वहाँ पर आता है और उससे चिपकते हुए कहता है कि हमारा गेम वायरल हो चुका है। पहले जियान को थोड़ा सदमा लग गया था, लेकिन जब वो फोन उठाता है और रिव्यूज चेक करता है तो उस पर इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज थे कि वो देखकर उसे सच में सदमा लग गया था। अभी वो हैरानी से यांग से पूछता है कि हमने तो मार्केटिंग के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर आखिर हमारा गेम डाउनलोड कौन कर रहा है। इस चीज पर यांग पता आता है कि उसकी जिन के साथ बात हुई थी, उसी ने इस चीज की मार्केटिंग की है और इसी वजह से हमारा गेम वायरल हुआ। अभी सुनकर जियान हैरान हो जाता है। पहले उसे जिन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने गेम में बहुत ज्यादा डिटेल्स ऐड कर दी थी, लेकिन अब उसे और ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डिटेल्स तक तो फिर ठीक था, लेकिन उसने उसका गेम ही वायरल कर दिया। इसी वजह से जियान को अच्छा खासा लॉस होने वाला है। अब वो तुरंत ही जिन को फोन लगाता है। वैसे अभी यांग उसके आसपास नहीं था, इस वजह से वो फ्रीली होकर पूछता है कि आखिर उसने उसकी मार्केटिंग क्यों की। तो इस पर जिन बताता है कि इस गेम को बनाने में जिन ने बहुत मेहनत की थी और उससे बुरा लग रहा था कि उसने इतना ज्यादा हाई पेमेंट लिया कि जिन मार्केटिंग नहीं कर पाया जो उसने खुद ने डिजाइन की थी। वो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा क्यों ना इसे वायरल कर दिया जाए, इससे आगे और क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका भी इससे फायदा है। अभी जियान बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो डांट तो नहीं सकता था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थैंक यू जैसा ना लगने वाला थैंक यू जिन को कहता है। अब यहाँ पर जिन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान भी बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो वैसे तो खुश है पर अभी वो नेगेटिव रिव्यूज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कोई भी गेम जब शुरुआत में लॉन्च होता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट नेगेटिव रिव्यूज आए। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं। वो आदमी वही है जिसने थ्री किंगडम गेम को बनाया है। थ्री किंगडम गेम वही सेम गेम है जिसकी कॉपी जियान ने की थी और अपना फैंटम जनरल नाम का गेम अभी अभी लॉन्च किया है। अभी जिस बंदे ने उस थ्री किंगडम गेम को बनाया है उसका नाम ली है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है कि जियान का गेम फैंटम जनरल वायरल हो चुका है, उसने हमारे गेम की कॉपी की। यहाँ ली को लगता है कि शायद जियान ने जानबूझकर उनकी गेम की कॉपी की है जिससे कि वो ली को नीचा दिखा सके और ये बता सके कि वो ली से ज्यादा बेस्ट है। इस चीज पर अभी ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर जियान की कंपनी खरीद कर रहेगा। इसके बाद अब हम जियान को देखते हैं जो कि अभी वॉशरूम आया हुआ था। वहाँ पर वो कॉल करता है उसी गेम स्टोर वाली को जिसके स्टोर पर जियान वो गेम रिकमेंडेशन पर है। लोग वहीं से उस गेम को डाउनलोड करते हैं। जियान कहता है कि उसे रिकमेंडेशन लिस्ट से हटा दो। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आज तक किसी ने नहीं की। अब जियान कुछ देर रुकता है पर तभी उसके सामने रिची आ जाता है जो कि उस पर गुस्सा करते उससे कहता है कि तुम ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद जियान को मजबूरन कॉल काटनी पड़ती है। अभी जब जियान वहाँ से उदास होकर जा रहा था तभी उसके सामने वो बड़ी सी विंडो ओपन होती है और बताती है कि आज इनका क्लोजिंग डे है। मतलब कि अभी तक गेम ने जितने भी इनका इनाम की है उसका टोटल करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है मतलब कि कह लो जियान के लिए तो वो लॉस ही है। तो जितना भी लॉस हुआ है वो जियान को मिलेगा। अब वो जियान देखता है कि उसके गेम में इतने कम टाइम में 5 लाख रुपए कमा लिए है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, पर लॉस वगैरह सब काट कर उसे सिर्फ 5,000 ही मिलते हैं। अब भले ही 5,000 बहुत ज्यादा हो मगर 5 लाख मिलने वाले को 5,000 मिले तो उसे दुख तो होगा ही। जियान बहुत दुखी था पर उसका दुख तब बढ़ जाता है जब रिची कहता है कि अगले गेम के लिए तुम्हें यही 5 लाख मिलते, तुम इन्हीं से नेक्स्ट टास्क पूरा करना। ये सुनकर जियान और ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि पहले उसे कम पैसे मिले थे। अब 5 लाख में वो कैसे गेम बनाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ही गेम को फ्लॉप करना मुश्किल हो जाएगा। उसे यहाँ पर करीबन 90 दिन का समय मिलता है। उसके पास 5,16,000 कुछ कॉइन्स हैं जिन्हें आप रुपए भी समझ सकते हो, पर अभी 1000 कॉइन्स और बढ़ जाते हैं। जियान ये देखकर और हैरान हो जाता है। तो रिची बताता है कि उसका गेम अभी अभी अर्निंग कर रहा है इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कह सकता। अब इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है जिसने फैसला लिया था कि फाइनली वो जियान की कंपनी को खरीद कर ही रहेगा। इसके लिए अभी वो तुरंत ही कॉल लगाता है जो कॉल अभी यांग ने पिक की थी। यांग दूसरे फोन से जियान को कनेक्ट करता है और दोनों फोन पर साथ में बात करता है। यहाँ पर ली कह रहा था कि उससे जियान की कंपनी खरीदनी है। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था पर तभी रिची इस पर साफ मना कर देता है। अब जियान समझ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट मना कर देता है। यांग ये बात ली को बताता है। ली कहने लगता है कि वो इसके लिए 10-20 लाख रुपए से भी ज्यादा देने को तैयार है। जब ये बात यांग यहाँ जियान को बताता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे ऑफर किसी भी कीमत पर चाहिए था पर अब वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी वजह से वो कहता है कि हमारी कंपनी नहीं बेचेगी और ली से ही पूछ लो, अगर उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अभी तक इतने लंबे गेमिंग करियर में उसे किसी ने भी अपना ओपोनेंट नहीं माना था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा गेम डेवलपर है, लेकिन फाइनली उसे एक बहुत ही बड़ा ओपोनेंट मिल चुका है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब जियान उसका राइवल बन चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जियान और यांग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे खाना खाने के लिए, जहाँ पर जियान का दिमाग थोड़ा सा खराब था। तो यांग उससे कहता है कि उसे क्या हुआ, उनका गेम तो अच्छी खासी कमाई कर चुका है। जियान इसी चीज पर उदास था। वो गेम के बारे में बात करने से मना कर देता है क्योंकि फिर से गेम में जो इनकम थी वो बढ़ चुकी है। उन्होंने करीबन 6 लाख रुपए कमा लिए हैं और अब जियान को 90 दिन में 6 लाख खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर अब तभी वेटर आता है जो कि बताता है कि उनका बिल 3,000 का हो चुका है। यांग जियान से कहता है कि क्या वो बिल भर सकता है। अब जियान को एक अच्छा आइडिया आता है। वो तुरंत ही पहले तो बाहर जाता है और रिची से पूछता है कि क्या वो कंपनी के बिल भर सकता है।
इन 6 लाख का यूज कर, जिस पर रिची कहता है कि बिल्कुल ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। अब जियान पूछने लगता है कि क्या वो अपने डेली एक्सपेंसेस भी इन 6 लाख से भर सकता है, तो इस पर रिची साफ मना कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, जियान को एक अच्छी ट्रिक मिल गई थी पैसा खर्च करने की। वो वापस आता है, बिल देता है और इसके बाद अभी वो बैठकर खाना ही खा रहे थे कि तभी टीवी पर न्यूज में वो लोग आते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि गेम डेवलपमेंट को और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जा सकती है। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहिए अपने अगले गेम के लिए। इस पर जियान कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है और हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पहले जियान को लग रहा था कि इससे गेम वायरल हो सकता है, पर इसके बाद वो सोचता है कि इस टेक्नोलॉजी को भी अभी तक ज्यादा लोगों ने सीखा नहीं होगा, इसका मतलब उन्हें बेकार वर्कर्स मिलेंगे। तो वो कहता है कि हम किसी को रख सकते हैं काम के लिए। अब ये आइडिया जियान को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, यांग को ये पसंद आता है। वैसे जियान ये भी कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और इस सब को मैनेज करने में हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट ढूंढेंगे। इसके बाद अब वो लोग तुरंत ही एक ऐसी जगह पर निकल चुके थे जहाँ पर उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट मिल सकती है। दूसरी तरफ हम एक लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी स्टूडियो में काम करती है, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि वो नौकरी छोड़ देगी क्योंकि यहाँ पर उसे मजा नहीं आ रहा और उसे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो किसी के अंडर काम ना कर सके, और अगर किसी के अंडर काम करे भी तो उसे तो सामने वाले का कोई बहुत बड़ा गोल हो। इस वजह से वो नौकरी छोड़ देती है। अब इसके बाद हम वापस से जियान और यांग को देखते हैं जो कि एक दूसरी कंपनी में आ चुके थे। इस कंपनी का काम यही है कि वो क्लाइंट्स को उनकी मर्जी के और उनकी जरूरत के हिसाब से लोग मिलवाते हैं जो कि उनकी कंपनियों के हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनके सामने एक लॉरेंस नाम का लड़का आता है जिसका काम की क्लाइंट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से लोगों से मिलवाने का है। वो यहाँ पर आकर कहता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, तुम बच्चों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमारे रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इससे तुम्हारा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तभी जियान कहता है कि हमें एक असिस्टेंट की जरूरत है और मैं उसे 4 लाख सालाना देने को तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर लॉरेंस हैरान था। वो तुरंत ही कहता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो बुक दिखाने लगता है और पूछता है कि जियान को मेल या फीमेल कैसी असिस्टेंट चाहिए, जिस पर जियान कहता है कि फीमेल असिस्टेंट। तो अब यहाँ पर लुलू नाम की एक लड़की का रिज्यूमे दिखाता है, उसमें लिखा हुआ था कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा समझदार भी है, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। जियान पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर लॉरेंस बताता है कि उसको अपने बॉस नहीं पसंद था और दूसरी चीज ये भी वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं थे और वो किसी भी मेन के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहती, पर वो जियान के साथ काम कर सकती है क्योंकि जियान पैसा भी सही दे रहा है। और दूसरी चीज ये भी कि वो उसके पहले एम्प्लॉयज यानी कि साथियों के जैसा नहीं है। अब जियान डील फाइनल करता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर जब वो आता है तो वहाँ उसे लिन बैठी हुई दिखती है जो कि इस वक्त फैंटम जनरल मतलब कि जियान के बनाए हुए उसे गेम की वीडियो देख रही थी। यहाँ जियान कहता है कि ये गेम बहुत ही बेकार है, जिस पर लिन कहने लगती है कि ये नहीं, ये गेम बहुत ही बढ़िया है, गेम डेवलपर ने इसे लोगों के लिए बनाया है ना कि अपनी कमाई के लिए। इस पर जियान कहता है कि हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन इससे जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, हर चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। इस चीज पर लिन उससे कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जिन वहाँ से चला गया था। बाद में लॉरेंस लिन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे नौकरी चाहिए, जिस पर लिन कहती है कि हाँ उसे जॉब चाहिए, लेकिन वो उसी कंपनी में काम करना चाहती है जिसने फैंटम जनरल गेम बनाया है। ये सुनकर लॉरेंस बताता है कि अभी अभी जिस लड़के से तुम बात कर रही थी उसी ने इस गेम को बनाया है और वही इस कंपनी का ओनर है। ये सुनकर लिन हैरान थी। वो तुरंत ही वहाँ से भागती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर जिन नहीं था। वो सोचते हैं कि शायद उसने अपनी ड्रीम जॉब खो दी। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान अभी एक कैफे के अंदर बैठकर लुलू का वेट कर रहा था। कुछ देर में लुलू वहाँ आती है और अपना बायोडाटा जियान को बताती है और ये भी कहती है कि लॉरेंस ने उसे बताया कि जियान का जो स्टार्टअप है यानी कि गेम डिजाइनिंग का वो कितना ज्यादा यूनिक है और जियान ने शुरुआत में ही बहुत अच्छी ग्रोथ पाली है। इसी वजह से उसे जियान की कंपनी पसंद आई और वो वहाँ पर काम करना चाहती है। अभी यहाँ पर लुलू ये भी कहती है कि अगर जियान को कोई डाउट हो या फिर उसके बारे में कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अभी ये सुनकर जियान थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी को अपॉइंट कर रहा है। इससे पहले उसने सिर्फ यांग को अपॉइंट किया था जो कि उसका दोस्त है। इस वजह से उसके साथ उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जियान कहता है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने, मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा है और लॉरेंस बता रहा था कि तुम एक बहुत ही अच्छी पर्सन हो और असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर लुलू पहले तो उससे थैंक यू कहती है और फिर बोलती है कि ठीक है तुम अभी से काम ज्वाइन करने को तैयार हो। जियान कहता है कि वो सब तो ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत बस ज्यादातर एडवाइस के लिए चाहिए होगी, जिस पर लुलू हाँ करती है। और पर जियान बताता है कि अभी उनके पास कोई भी ऑफिस नहीं है, जो सुनकर लुलू हैरान हो गई थी क्योंकि एक गेम डेवलपर को एक ऑफिस की जरूरत पड़ती है वरना वो कंप्लीट नहीं
कहलाई जा सकती। अब इसलिए जियान शोन नाम के एक आदमी के पास आ गया था जो कि ब्रोकर है और रेंटिंग पर जगह देता है। अभी जियान उससे एक ऐसी जगह के बारे में पूछता है जो कि सबसे परफेक्ट हो, जिसके बाद शोन उसे एक टावर में ले आया था जहाँ पर वो उसे ऐसा फ्लोर दिखाता है जो सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा भी है। लुलू जियान को बताता है कि ये सिर्फ इसी टावर का नहीं बल्कि इस पूरी सिटी का सबसे ज्यादा महंगा ऑफिस है। जियान ये सुनकर हैरान था और वो भी खुश था क्योंकि उसे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना है। वो यहाँ पर तुरंत इस फ्लोर को खरीदने यानी कि इसे रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाता है बिना कीमत पूछे। पर लुलू बताती है कि इसकी कीमत 3,60,000 युआन है जो कि बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जगह उन्हें 3,000 स्क्वायर फीट की मिलेगी। अगर जियान चाहे तो अभी वो जगह से शिफ्ट कर सकता है कम पैसे पर। तभी वो ब्रोकर कहने लगता है कि सर देखिए, आपको इससे अच्छी डील कहीं पर नहीं मिल सकती, ये बेस्ट जगह है एक बिजनेस चलाने के लिए। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर आप इस पूरे फ्लोर को रेंट पर ले रहे हो तो मैं आपको एक बड़ा डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जियान उससे कहता है कि नहीं, ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जियान यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है जैसे कि तुम्हें पैसे कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक लंबा रिलेशन बनाकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि हमें साथ में मिलकर बहुत लंबा काम करना है। साथ ही अब यहाँ पर जियान शोन से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने को कहता है। वैसे भी जियान मन में सोच रहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। होंग असल में फैंटम जनरल गेम बहुत ही बुरी तरह से सेल होती जा रही है। बुरी तरह से इसलिए क्योंकि उसने जियान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं वो उसे अगली गेम के लिए खर्च करने होंगे जिससे उसका लॉस होगा। इसी वजह से वो चाहता है कि जितना ज्यादा खर्च हो सके उतना खर्च, जिससे अंत में वो जो गेम बनाएगा वो बिल्कुल बेकार बने। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिलू आकर बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अभी ये फ्लोर उनका है। यहाँ पर अभी वो कह रही थी कि हमें सबसे पहले यहाँ पर फर्नीचर लगाना होगा। वो जियान से पूछती है कि आखिर उसका बजट कितने तक का है। जियान थोड़ा सोचता है और कहता है कि हम 20 लाख का बजट मानकर चल सकते हैं, जो सुनकर लिलू हैरान थी। पर तभी रिची वहाँ जियान से कहता है कि वो चीटिंग नहीं कर सकता, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जिसके बाद जियान बजट को कम करते हुए कहता है कि ठीक है, हम 8 लाख का बजट रखेंगे। लेकिन लुलू अभी भी हैरान थी क्योंकि उसके हिसाब से शुरुआत के लिए बजट जरूरी से ज्यादा है। पर वो बात मानती है और बाद में 8 लाख से सबसे बेस्ट सामान यानी फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सब लाकर वहाँ सेटअप कर देती है। अब इसके बाद में वो जियान से पूछ रहे थे कि आखिर उसके ऑफिस में किस तरह के फर्नीचर लगाने हैं, जिस पर जियान कहता है कि उसके ऑफिस के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, उसे ज्यादा फर्नीचर नहीं चाहिए। वो ऐसा बस इसलिए कह रहा था कि उसके रूम में टेबल, फर्नीचर, कंप्यूटर ये सब ना हो, जिससे कि उसे भी काम ना करना पड़े, क्योंकि वैसे भी उसे तो गेम खराब ही डेवलप करनी है। अब यहाँ पर उसके लिए जो ऑफिस है वहाँ का जो एक कार्ड होता है जिसे स्वाइप कर डोर ओपन होते हैं, वो लुलू जियान को देती है। जियान सोचता है कि अच्छा, अगर अब वो यहाँ ऑफिस में ही रुक सकता है क्योंकि ज्यादातर किसी दिन ओवर टाइम वर्क करने के लिए उसे यहीं पर रुकना होगा। वैसे सब उसकी ट्रिक है क्योंकि इस फ्लोर पर अगर वो चाहे तो ये ऑफिस है, इसका रेंट हटवा भी सकता है बिना इसे रेंट पर लिए हुए, इससे पैसे बचेंगे। लेकिन उसने ओवर टाइम का बहाना बनाते हुए इसे ले लिया बिना रूल तोड़े। अब इसके बाद में यहाँ पर उन्हें कुछ लोगों को हायर करना है जो कि कंपनी में काम करेंगे। जियान कहता है कि नॉर्मली हायरिंग का बोर्ड बाहर लगा दो और ऑनलाइन एड चला दो, पर इस पर लुलू कहती है कि ऐसा बहुत बुरा आइडिया है क्योंकि ऐसे करने वाले लोग कंपनी में ज्वाइन होंगे जिन्हें गेम बनाना नहीं आता। ये सुनकर जियान हैरान था। वो सोचता है कि बात तो सही है क्योंकि अगर उसने गेम नहीं बनाया तो भी उसका नुकसान होगा, जो कि रूल के खिलाफ है। उसे गेम बनाना है और उसके बाद में गेम को फ्लॉप करना है। इसलिए अब लुलू जैसा ही कह रही थी उसी तरह से हायरिंग की प्रोसेस करवाता है। लुलू कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जियान को अपने लुक्स पर ध्यान देना होगा, यानी कि उसके कपड़ों पर। जियान सोचता है कि क्या ये जरूरी है, जिस पर लुलू कहती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे एक बॉस की तरह दिखना होगा जिससे कि अभी एम्प्लॉय उसकी रिस्पेक्ट करे। जियान को भी ये बात सही लगती है। वैसे भी इससे उसका और ज्यादा खर्चा होने वाला है। वो सबसे महंगे सूट चुनता है पहनने के लिए। वो सोच रहा था कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो जल्दी फैंटम जनरल गेम में से आए हुए सभी पैसों को खर्च कर देगा। साथ ही साथ उसे जो इस बार का बजट मिला है उसमें से भी अच्छे खासे पैसे ही पहले खत्म करने होंगे। अब वो सोच रहा था कि जब वो हायरिंग करेगा तो उसे ऐसा किसी बंदे की जरूरत होगी जिससे के पास कोई टैलेंट ना हो लेकिन कोई रीजन हो उसे कंपनी में लेने का। इस बात पर उसे अपने दोस्त बेल की याद आती है। उसे दोस्त तो नहीं कह सकते, पर असल में बेल उसके स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में नहीं बल्कि स्कूल में। वो स्कूल का सबसे लेजीस्ट बॉय था। जियान उससे मिलने के लिए कंप्यूटर शॉप पर जाता है जहाँ पर कंप्यूटर पैसे में गेम खेलने के लिए अवेलेबल किए जाते हैं। बेल वहीं पर बैठा हुआ था। वो एक गेम एडिक्ट है और कोई छोटा मोटा गेम एडिक्ट नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला। उसके लिए 24 घंटे कम है गेम खेलने के लिए। अब इसे कुछ टाइम पर निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। जियान उसके पास इसलिए आया था जिससे कि वो उसे अपने गेम डिजाइनर जॉब के लिए हायर कर सके। जियान यहाँ उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि उसे अपनी कंपनी के लिए एक गेम डिजाइनर की जरूरत है, क्या बेल उसकी कंपनी को ज्वाइन करेगा। जिस पर बेल को अलग लग रहा था कि जियान बस एक स्कैमर है, इस वजह से वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर तभी
तभी जियान वहाँ टेबल पर एक पैसे की गड्डी रखता है और कहता है कि उसे सच में एक गेम डिजाइनर की जरूरत है और ये जो पैसे उसने रखे हैं वो एडवांस सैलरी के तौर पर हैं। अभी बेल समझ गया था कि जियान झूठ नहीं कह रहा, लेकिन बेल बताता है कि वो गेम डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिस पर जियान कहता है कि उसे बेल पर पूरा भरोसा है। उसके पास असल में बहुत ही ज्यादा अच्छी कंप्यूटर्स है जो कि बेल को प्रोवाइड करेगा, उसे बस अपनी क्रिएटिविटी थिंकिंग का यूज करना है। वो यहाँ बेल के करीब आते हुए कहता है कि उसका सपना है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गेम बनाए, जिसके लिए उसे बेल की जरूरत है और इस बार बेल ने हाँ कर दी थी। जियान कहता है कि तुम 2 दिन बाद से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी हम वो लोगों को ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जियान वहाँ से चला गया था। बेल हमेशा से चाहता था कि वो एक गेम डिजाइनर बन सके, लेकिन कभी भी उसके ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अब उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिस वजह से वो फैसला करता है कि वो पूरा दिन लगाकर काम करेगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जियान वापस से अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था, तभी उसे वहाँ नीचे एक लड़का जिसका नाम होंग है वो मिलता है। यहाँ पर होंग अभी इंटरव्यू के लिए आया था जियान की कंपनी में, लेकिन वो थोड़ा सा घबराया हुआ था और लेट भी था, जो देखकर जियान उससे पूछता है कि वो लेट क्यों हो गया। तो इस पर होंग बताता है कि वो किसी दूसरी कंपनी में काम करता है और वो लंच टाइम में यहाँ पर आया है, जिससे उसकी दूसरी कंपनी की नौकरी ना जाए, क्योंकि उसे नहीं पता कि यहाँ नौकरी कैसे लगने वाली है या लगेगी भी कि नहीं। अभी होंग को नहीं पता था कि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आया है उस कंपनी का सीईओ यानी कि पूरा का पूरा मालिक जियान ही है। जियान भी ऐसा दिखाता है जैसे कि वो खुद ही यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया है। अब लिफ्ट नीचे आती है जहाँ उसमें एक लड़का था जिसका नाम लू है और वो होंग का सुपीरियर है उसकी सेम कंपनी में और उसका सीनियर भी। अभी लू कहता है कि होंग का इस कंपनी में ज्वाइन हो पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर उसे तक सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। उसने बताया कि यहाँ टेस्ट बहुत टफ है और उसे नहीं लगता कि उसे सच में सेलेक्ट करेंगे, और जब उसे नहीं कर रहे तो होंग को कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अब जियान होंग दोनों ही वहाँ लिफ्ट में चढ़ गए थे। अब लिफ्ट में जाते वक्त जियान होंग से लू के बारे में पूछता है ये कौन था, जिस पर होंग बताता है कि ये उसका सीनियर है जो हर चीज में परफेक्ट है और एक लीड गेम डिजाइनर है। अब जब लुओ का सिलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे होगा। वो सभी ऐसा कह रहा था। तभी जब वो ऊपर पहुंचता है तो यहाँ वो लोग अभी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ जियान आगे आता है और उसे देखकर बाहर खड़ी गर्ल्स उसका वेलकम करती है बॉस की तरह। ये देखकर होंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे जानने को मिलता है कि जियान सच में यहाँ का सीईओ और बॉस है। जियान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि वो कितनी सैलरी लेना पसंद करेगा, जो सुनकर होंग हैरान था। उसके लिए सब एक सपने की तरह था। सोंग थोड़ा सोचता है और कहता है कि 2000 युआन हर महीने के लिए काफी है। जियान कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल एक्सपीरियंस को देखा जाए तो 2000 में तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता है और ऐसे में तुम्हारा मन नहीं लगेगा यहाँ काम करने के लिए, इसी वजह से मैं तुम्हें 4000 युआन देता हूँ। ये सुनकर अभी होंग की खुशी दुगनी हो चुकी थी। वो यहाँ पर जियान से कहता है कि वो कंपनी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और अपना बेस्ट देगा। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब जियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर लुलू आती है, जो कि बताती है कि वो एक लड़की जॉब के लिए जियान से मिलना चाहती है और पर्सनली कुछ बात करना चाहती है। हम देखते हैं कि लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन थी, जिसे पता चला कि जियान की कंपनी लोगों को ढूंढ रही है काम के लिए। इसी वजह से वो वहाँ पर अभी जियान से पूछने के लिए आई है उसे एक ऐसी कंपनी मिल सके जहाँ के लोग पैशन को फॉलो करते हो, ना कि पैसों को। अब यहाँ पर जियान लुलू से धीरे धीरे लिन के बारे में डिटेल मांगता है। लुलू बताती है कि असल में लिन पहले दूसरी कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ पर वहाँ के लोग यानी कि जो बॉस वगैरह थे वो खुद इसे कंपनी से निकालना चाहते थे, लेकिन फिर इसने खुद ही कंपनी छोड़ दी। ये सुनकर जियान खुश हो गया था। वो सोच रहा था कि हम ऐसे ही तो एम्प्लॉय चाहिए जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर जियान तुरंत लिन को अपनी कंपनी में एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी वहाँ कॉलेज के ड्रॉम में यानी कि हॉस्टल में था। वहाँ पर अभी बाकी दोस्त उससे जियान के बारे में बात कर रहे थे और पूछते हैं कि जियान कहाँ है, वो कितने दिन से दिखाई नहीं दिया। इस पर यांग कहता है कि वो बाहर काम के लिए गया है, तो शायद उसने वहीं पर कोई जगह रेंट पर ले ली होगी। लेकिन यहाँ पर यांग के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी दिख रही थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सभी लोग सिलेक्ट कर लिए गए थे और उनका काम भी परफेक्ट हो चुका था। काम वाम कुछ नहीं है, बल्कि उन्हें हाईटेक कंप्यूटर दिए गए हैं जिन्होंने बैठकर दिन भर गेम खेलना है। वो सभी चाहते थे कि वो एक ऐसा गेम डेवलप करे जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो, लेकिन पूरे दिन गेम खेलने के बाद वो बोर हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान आखिर चाहता क्या है। तभी सभी को क्वेश्चन करते हुए देख लिन यहाँ पर खड़ी होती है और कहने लगती है कि उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। असल में जियान उन्हें गेम इसलिए खिलवा रहा है जिससे कि वो लोग सभी फेमस गेम में ग्लिचेस को फाइंड कर सके, जिससे कि वो ऐसा गेम बनाए जिसमें कि ग्लिच ही ना हो। सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इस तरफ होंग को बेल को देखते हैं, जो कि अभी जिस गेम को खेल रहा था उस गेम के पीक लेवल यानी कि जहाँ से आगे कोई लेवल नहीं हो सकता वहाँ पर पहुँच चुका है। वैसे बाकी सभी भी यही सोच रहे थे कि आखिर जियान बाहर क्यों नहीं आता। मतलब कि जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया है तब से जियान एक भी बार उनका काम देखने यानी कि उनसे मिलने के लिए नहीं आया। वो हमेशा अपने ऑफिस में रहता है। अब हम जियान को देखते हैं, जो कि अभी क्राउच यानी कि सोफे पर मस्त पड़ा हुआ था और वाटरमेलन खा रहा था। वो सोच रहा
था कि सच में कंपनी चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। अभी वो ये भी सोचता है कि आखिर वो किस गेम को बनाए, क्योंकि उसके पास टाइम तो है पर अभी उसे एक फ्लॉप आइडिया ढूंढना होगा। तभी वो सामने टीवी पर चल रही मूवी को देखता है जिसमें फाइट हो रही थी। वो समझ जाता है कि उसे एक एक्शन शूटिंग गेम बनाना है। अब बाहर हम देखते हैं कि बेल रिंग होती है, इसका मतलब सभी की छुट्टी हो चुकी है। अब उन्हें वापस जाना है घर पर, मगर वो सभी दुखी थे क्योंकि उन्होंने दिन भर कुछ भी काम नहीं किया। और वो इसलिए दुखी है क्योंकि उन्होंने सच में कुछ भी काम नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। पर तभी अचानक से जियान वहाँ पर आता है और सबसे पहले उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ अभी इतना टाइम से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने नेक्स्ट गेम की आइडिया के बारे में सोच रहा था। उसने फैसला किया है कि वो एक शूटिंग गेम बनाएंगे। यहाँ ऑफिस में आने के बाद वो उन दोनों को समझाता है कि उन्हें इस गेम की जो स्टोरी लाइन है उसे बहुत ही ज्यादा लंबा रखना है, जिससे कि लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में और बाकी सभी के बारे में अच्छे से समझ आ सके। साथ ही वो उन्हें और बाकी चीजें भी बताता है, जैसे कि उन्हें सभी गेम्स और ऑब्जेक्ट कूल रखने हैं। दूसरी चीज की सभी गन्स परचेज पर लगी होनी चाहिए, इसका मतलब वो पैसे देकर उन्हें खरीद सकते हैं। अभी बात होंग को समझ में नहीं आ रही थी और थोड़ी सी गलत भी लग रही थी। जियान का मानना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो गेम पक्का फ्लॉप हो जाएगा, पर होंग सोच रहा था कि ऐसा करने से कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। वो घबराते हुए और कांपते हुए कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पहले भी काफी चीजें फ्री में दे चुके हैं। इसी वजह से अगर हम इस बार शुरुआत में भी सभी चीजें को सेल कर लेंगे तो इससे रेपुटेशन को फर्क पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर स्टोरी लंबी हुई और वो जो कंट्रोलर्स हैं वो बिगनर फ्रेंडली हुए तो इससे गेम ज्यादा सीरियस या फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह पाएगी। लेकिन जियान उससे कहता है कि नहीं, उसने ये सब सोच के डिसाइड किया है और वो चाहता है कि इस चीज को सोचते हुए वो सारे काम करे और गेम का ड्राफ्ट वर्जन एक हफ्ते के अंदर जियान को दे दे। इसके बाद अब जियान वहाँ से चला गया था। वो सोच रहा था कि उसका गेम जरूरी फ्लॉप हो जाएगा, जो कि वो चाहता है। वैसे वो देखते हैं कि जब वो कुछ दिनों से अपने हॉस्टल नहीं गया है, इस वजह से अब वो हॉस्टल की तरफ निकल गया था। वो बाहर आने के बाद देखता है कि बेल अभी बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। पूरे ऑफिस में सिर्फ बेल को ही ओवर टाइम करने की परमिशन है, क्योंकि वो वैसे भी गेम खेलेगा, जिस वजह से वो कोई काम नहीं करेगा। और जियान ये सोचता है। जियान वहाँ से चला जाता है तो हम देखते हैं कि असल में वहाँ पर होंग भी छुपा हुआ था। वो जानबूझकर छुपा था क्योंकि उसे ओवर टाइम करने की परमिशन नहीं है और वो इसलिए छुपा है जिससे कि वो ओवर टाइम करते हुए आने वाले गेम पर रिसर्च कर सके और वो दोनों आपस में बात कर सके। अभी रात हो गई थी, वो गेम के बारे में ही डिसाइड कर रहे थे। बेल कहता है कि जियान ने जो शुरुआती गेम क्रिएट किया है वो बहुत ही कम बजट पर क्रिएट किया गया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि जियान ने उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन को लगाया। हमें भी अपनी इमेजिनेशन का कमाल दिखाना होगा, सभी चीज बेस्ट बन पाएगी। यहाँ पर बेल के हिसाब से इस गेम की शुरुआत समुद्र के बीच एक जहाज से होनी चाहिए। अभी हम इस गेम को बिल्कुल स्टोरी टाइप की तरह दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल और होंग दोनों ही इस जहाज पर लैंड हो चुके थे। जहाँ पर आने के बाद सब कुछ सही था, लेकिन होंग कहता है कि हमें कुछ एनिमीज रखने होंगे जिससे कि ये एक एक्शन गेम की तरह लगे। तभी वहाँ पर कुछ मम्मीज आकर उनके ऊपर हमला कर देती है, जिनमें से वो डर कर भाग रहे थे। उनके पास कुछ गन्स भी थी जिनका यूज वो करते हैं। वैसे गन से मम्मीज को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस पर बेल कहता है कि हम इन गन्स को मॉडिफाई करते हुए इतना पावरफुल बना सकते हैं कि एक ही अटैक में मम्मीज खत्म होती हैं। इससे गेम कंट्रोल भी इजी बनेंगे जियान के कहने का मुताबिक। और दूसरी चीज की लोग बहुत ही ज्यादा बोर नहीं होंगे और वो गन्स को अपडेट कर लेते हैं। अभी स्टोरी को समझने के लिए वो एक नए कैरेक्टर को ऐड करने का सोच रहे थे। इसके लिए वो एक छोटी बच्ची को चुनते हैं, पर यहाँ पर अगर वो उस कैरेक्टर को बुलाने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए वो सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ अपीयर करने का डिसाइड करते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली होगा। यहाँ पर अभी वो गर्ल उनके एक दूसरे कॉर्नर की तरफ लेकर जाती है। वो सिर्फ होंग को ही लेकर गई थी। होंग को वहाँ पर मम्मी दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। होंग उससे डरकर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में बेल छुपा हुआ था जो कि पहले उस मम्मी को मारते हुए हरा देता है। पर वो डिसाइड करते हैं कि अगर सच में वो एनिमीज को इतनी आसानी से खत्म कर देंगे तो गेम कम इंटरेस्टिंग होगी। इसी वजह से वो मम्मीज की पावर बढ़ाते हैं, साथ ही कुछ और मम्मीज को ऐड करते हैं, जिससे कि अब खतरा बढ़ गया था। लेकिन अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से और आगे की जर्नी बढ़ानी होगी, जिससे गेम थोड़ा और लंबा हो सके। अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन कि वो यहाँ छोटी बच्ची को भी लेकर जाते हैं, जिससे कि साइड कैरेक्टर्स के बीच में एक अलग बॉन्ड क्रिएट किया जा सके, जिससे कि गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब यहाँ बाहर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि होंग बहुत ही ज्यादा खुश था। इस गेम के बारे में सिर्फ सोच ही रहा था। वो यहाँ पर बेल की तारीफ करते हुए उसे इमेजिनरी कहता है। अब उसी शाम हम देखते हैं कि आज भी होंग फिर से ओवर टाइम करने के लिए रुक गया था। वो देखता है कि बेल अभी बैठकर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा है। अब जब बेल होंग को देखता है तो वो उससे कहता है कि आखिर तुम आज भी क्यों रुक गए, तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन इस पर होंग कहता है कि नहीं, उसे प्रपोजल तैयार किया है और वो लगभग तैयार ही होने वाला है और जियान ने उन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गेम को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए, इसलिए उन्हें ओवर टाइम करना ही होगा। वो यहाँ पर अपने प्रपोजल को बताता है
जिसके बाद बेल उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा था ये चीज होंग को समझ में नहीं आती, जिस वजह से बेल अब उसे कंप्यूटर में वो सब कर कर बताने लगता है। वहीं पर छुपकर अभी यांग ने उन्हें देख लिया था। वो फैसला करता है कि वो ये चीज जियान को बताएगा। अब अगले दिन कॉलेज में हम देखते हैं कि जियान बैठा हुआ था, तभी उसे होंग की तरफ से मैसेज आता है कि उसने उस गेम डिजाइनर का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ये देखकर वो हैरान था। वो सोच रहा था कि उसने तो जितना हो सकता था उतने डिस्ट्रक्शन सभी को दिए, फिर आखिर सभी लोग इतनी ज्यादा जल्दी काम कैसे कर रहे हैं। उसी टाइम यांग उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि होंग ओवर टाइम कर रहा है। जियान ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है होंग को इस चीज का मना करने के लिए, लेकिन तभी यांग बताता है कि वो ओवर टाइम में गेम खेलता है। ये सुनकर जियान तुरंत रुक गया था। वो इस चीज पर खुश था और सोच रहा था कि अच्छा है होंग कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। वैसे अब यांग को समझने के लिए वो कहता है कि देखो, एक गेम डिजाइनर को गेम खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो गेम खेलेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे अपना गेम किस तरह से बनाना है। इसके बाद जियान उस प्रपोजल को चेक करते हुए होंग को मैसेज करता है कि हाँ, उसने बहुत मेहनत की है और ये प्रपोजल अच्छा है, इसे इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी तरफ होंग जब बाकी सभी को बताता है तो वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे और फिर से काम पे लग गए थे। अब इसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि अभी ऑफिस में था और नहा रहा था। वो अभी चेक करता है कि उसके जो पहले बनाए हुए गेम थे वो भी अभी अर्न कर रहे हैं। ये बहुत बुरी चीज थी क्योंकि अब उसे पैसे भी खर्च करने होंगे। वो सोच रहा था कि अब वो और पैसे कहाँ खर्च करे। तभी वहाँ पर यांग उससे मिलने को आता है। यांग थोड़ा गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने होंग ओवर टाइम करने से मना किया, इस वजह से अब सभी रूल तोड़ रहे हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं। जियान सुनकर हैरान था, मगर वो जानता था कि अब जब सभी लोग ओवर टाइम करते हुए गेम ही खेल रहे हैं तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। वो कहता है कि ठीक है, तो हम उनकी हेल्प के साथ खेलेंगे नहीं, अगर कोई खुद से ओवर टाइम करना चाहता है तो हम उसे इस चीज के पैसे देंगे। ये सुनकर यांग हैरान था। वो कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, पर जियान कहता है कि वो सिर्फ उन्हें वही दे रहा है जो चीज वो ऑलरेडी डिजर्व करते हैं। जियान अभी और भी कुछ आइडिया आता है। बाद में हम देखते हैं कि जब होंग उसे आगे के गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बात बताने के लिए आया था तो जियान उससे कह रहा था कि वो सब काम तुम संभाल सकते हो, वैसे भी तुम्हें अच्छी नॉलेज है। इतने में जियान को आवाज आती है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जियान उन्हें रोक देता है। वो बताता है कि खाना उसने खुद ऑर्डर कर लिया है, उसने एक बहुत बड़ी जगह से खाना लिया है और उसके जो एम्प्लॉय हैं वो जब तक वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें खाना कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। अब सभी लोग बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर लुलू आती है और बताते हैं कि प्रोफेशनल्स भी आने वाले हैं। असल में जियान ने एक जिम भी बना दिया है जिससे कि आधा टाइम वो जिम में रहें और आधा टाइम खाने में वेस्ट करें। इससे जियान को और ज्यादा फायदा होगा कि गेम धीरे धीरे बनेगा और ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम तो एक लिमिटेड का ही है। अब इतने टाइम में उन्हें चाहे वो अच्छा बनाए या बुरा। अभी होंग यहाँ पर लिन के पास आता है और कहता है कि उसे जियान पर थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि जियान उसे असली जैसा नहीं लगता, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो इतनी चीजें कर रहा है जो कि कोई कंपनी नहीं करती। इस पर लिन कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन शायद वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है जिससे गेम में हम हमारा 100% दे सके। इस पर होंग कहता है कि हमें सिर्फ 100% देना चाहिए, हमें ओवर टाइम करना होगा, भले ही क्यों ना हमें बिल्कुल छुप कर ये काम करना पड़े। अब तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है। उन्हें जानने को मिलता है कि ओवर टाइम वाला रूल हटा दिया गया है, वो लोग ओवर टाइम कर सकते हैं और अब उन्हें इस चीज के पैसे भी मिलेंगे। ये देखकर वो हैरान थे। लिन तुरंत ही जियान के पास आती है उससे बात करने के लिए। वो कहती है कि उसने रूल हटा दिया। जियान कहता है कि हाँ, उसने रूल हटा दिया और अब उन्हें पेमेंट मिलेगी, लेकिन लिन कह रही थी कि उन्हें पेमेंट नहीं चाहिए, वो ओवर टाइम करने के लिए तैयार है। जियान पहले उनके लिए बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन जियान कहता है कि नहीं, वो ये डिजर्व करते हैं, इसलिए जियान ऐसा कर रहा है। अब जियान की बात सुनकर यहाँ पर लिन ब्लश कर रही थी। वो कुछ कह ही नहीं पाती, इसी वजह से उसे जियान को थैंक यू कहकर वहाँ से लौटना पड़ता है। बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे कि शायद लिन जियान को मना लेगी कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट ना करे, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी थी। वो सभी बहुत खुश थे कि आखिर उन्हें कितना अच्छा बॉस मिला है। लेकिन यहाँ पर बेल कहता है कि देखो, हमारे पास अब खुश होने का टाइम नहीं है। जियान ने हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि वो जानता है कि हम हमारा बेस्ट देंगे। इसी वजह से हमें गेम को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें जल्द से जल्द गेम को तैयार करना होगा। अब वो सभी काम पे लग गए थे। वहाँ दूसरी तरफ जियान अपनी अलग ही टेंशन में था कि आखिर वो इतने सारे पैसे कैसे खर्च करेगा। वैसे अब उसके दिमाग में आइडिया आना बंद हो गए थे कि वो इतने पैसे कहाँ लगाए, क्योंकि सच में पुराने गेम से उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके हैं। वो अब बेल के पास आता है। वो बेल से पूछता है कि वो बजट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बेल उससे कहता है कि बजट बहुत सही है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने में पूरा गेम अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। पर जियान उनसे बड़े बड़े सपने दिखाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाना है, अगर हम बजट को देखते रहे तो बेस्ट गेम नहीं बन पाएगा, तुम बस बताओ कि हमें किस चीज की जरूरत है। अब बेल भी ज्यादा कुछ सोचता नहीं, पर वो कहता है कि अगर गेम अच्छा चलता है तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, वो 5 लाख युआन के हैं। ये
सुनकर जियान कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हम गेम को लॉन्च करते ही हम वहाँ उस सर्वर को खरीद लेंगे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ ली को देखते हैं। ये वही है जिसकी वो दूसरी कंपनी चलती है, जो कि भी मार्केट पर राज कर रहा है। उसे जियान के बारे में पता चल चुका है और वो जानता है कि उसे जियान को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे कोई आइडिया चाहिए। पहले वो सोचता है कि उसकी कंपनी खरीदे, लेकिन वो ऐसा कर चुका था और ऐसा करने में वो नाकाम हो गया। इसलिए अब वो फैसला करता है कि उसे जियान के सभी एम्प्लॉयज को खरीदना होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉय जियान के साथ नहीं होंगे तो जियान की कंपनी खुद बर्बाद हो जाएगी। अब जब वो ये बात असिस्टेंट को बताता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके सारे एम्प्लॉय बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है, उन्हें और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस पर ली कहता है कि उसे सब नहीं सुनना, उसे बस किसी तरह से जियान की कंपनी बंद करानी है। अब उसका असिस्टेंट मान जाता है और कहता है कि उसे जो बनेगा वो करेगा। अब फिर से सीन चेंज होता है। यहाँ जियान के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेल अभी कंप्यूटर में फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम की वीडियो देख रहा था, जिससे उन्हें आगे गेम डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। लेकिन तभी बाकी सभी उसके क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्योंकि वो एक लीड डेवलपर है। हालांकि वो क्वेश्चन के जवाब तो दे देता है, पर इतने सारे क्वेश्चन थे कि अब उसका सर चकराने लगा था। होंग यहाँ पर उसकी मदद करता है और सभी को अभी काम करने को कहता है और कहता है कि एक एक करके वो लोग क्वेश्चन पूछें। उसी दौरान उन सभी को एक साथ कॉल आती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जियान अभी कॉलेज में था, लेकिन आज यांग नहीं आया था। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि यांग का था। यांग उससे कहता है कि फेरिस स्काई स्टूडियो, ये वही ली की कंपनी है, उसने जियान के सारे एम्प्लॉय को अप्रोच किया है, लेकिन नौकरी के लिए। ये सुनकर जियान हैरान था। वो समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी ऑफर मिलने के बाद वो लोग उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। इसी वजह से वो तुरंत ही दौड़कर अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो हैरान था। वो सोचता है कि सभी ने उसे धोखा दिया। अभी यांग भी वहाँ पर था, लेकिन तभी बाकी सभी आ जाते हैं। यांग होंग से पूछते है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर होंग बताता है कि उन्हें फेरिस स्काई स्टूडियो से ऑफर आया है, एक बहुत ही अच्छी सैलरी पर। लेकिन उन सभी ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से जियान ही एक अच्छा बॉस है। जियान ये सुनकर हैरान था, क्योंकि फेरिस स्काई स्टूडियो पूरे मार्केट पर लीड करती है। लेकिन लीन कहता है कि नहीं, जियान की कंपनी उस कंपनी से ज्यादा अच्छी है। अभी वो बताते हैं कि वो असल में एवी रूम में थे, मतलब जहाँ पर वो लोग गेम को स्क्रीन पर टेस्ट करते हैं, वो उस रूम में थे। वो जियान को बताना चाहते हैं कि उन्होंने गेम कंप्लीट कर लिया है। ये चीज सुनने के बाद जियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो लोग जियान को वो वीडियो दिखाते हैं। जियान सोचता है कि उसे किसी तरह से इस टाइम को वेस्ट करना होगा, वरना ये लोग पहले ही गेम क्रिएट कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। जियान सोचता है कि उसने सब कर देख लिया, लेकिन उसने अभी तक कोई भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं की है। इसी वजह से वो इस बारे में बात करना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर ली का असिस्टेंट आता है। उसे देखकर सभी हैरान थे। होंग यहाँ पर जियान को बताता है कि ये वही है जिसने हम सभी को फेरिस स्काई स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया था। जियान उसके पास आता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। अभी ली का असिस्टेंट बताता है कि अब वो जियान के साथ ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसने ली की कंपनी छोड़ दी है। जियान ये सुनकर हैरान था कि कोई इतनी बड़ी कंपनी खुद से कैसे छोड़ सकता है। पर इस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि असल में उसने जियान के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, और वैसे भी ली पावर के पीछे रहकर काम करता है, जो चीज उसके असिस्टेंट को बिल्कुल पसंद नहीं। वो बस ऐसे ही बहाने बना रहा था, जिससे जियान उसे अपना असिस्टेंट बना ले। जियान भी ये सुनकर खुश था, क्योंकि वो अपनी तारीफ सुन रहा था, लेकिन बाकी सभी बहुत डिसअपॉइंट लग रहे थे, जिस वजह से जियान बाद में उसे रिजेक्ट कर देता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अभी एम्प्लॉय अभी जिम में थे और मेहनत कर रहे थे, और इस वक्त वो बात कर रहे थे कि आखिर टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए वो किस जगह पर जाने वाले हैं। तभी लीन कहती है कि क्यों ना वो फेरिस स्काई स्टूडियो में जाएं। वो इसलिए वहाँ जाना चाहते थे क्योंकि वो वहीं काम करती थी, इसलिए वो उन लोगों को बताना चाहती है कि जियान कितने अच्छा बॉस है। जियान बस इतना सुनता है कि उसे उस जगह पर जाना है। जियान को भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसी वजह से वो उसको हाँ कर देता है। हालांकि वहाँ पर जाने का बजट 4,50,000 युआन है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जियान ने हाँ कर दी थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो लोग वहाँ पर गए तो इतनी बड़ी कंपनी को देखकर खुद ही अपने आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, इससे उनका खुद का काम में मन नहीं लगेगा। अब अगले सीन में वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे, जहाँ पर जियान उन्हें आगे के प्लान के बारे में बता रहा था। लेकिन ये बात सुनकर जियान हैरान था कि वो लोग किसी अच्छे होटल में नहीं रुकना चाहते, वो एक नॉर्मल होटल में रुकेंगे। जियान ने फैसला किया था कि सभी का खर्चा वो उठाएगा, लेकिन इस बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंट था कि अब थोड़ा कम खर्चा होगा। वो इस बारे में लुलू से पूछता है, तो लुलू उसे बताती है कि असल में ये चीज लिन ने कही है, क्योंकि उसे पता है कि बजट 1,50,000 युआन का है। अब जियान सोचता है कि उसने तो 4,50,000 युआन का कहा था, शायद लिन गलत सुन लिया। लेकिन अगर अब वो बजट बढ़ाएगा तो शायद इससे रिची उस पर गुस्सा करे और इसके लिए हाँ ना करे। वैसे अब वो यांग से कहते हैं कि हम बहुत ही बड़ी जगह पर जा रहे हैं, हमें उनसे बहुत क्वेश्चन करने होंगे, जिससे कि हम आगे चलकर वो गलतियां ना करें जो कि उन्होंने की हो। इस पर यांग हाँ करता है। हालांकि जियान का प्लान
प्लान कुछ और ही था। अगले सीन में वहाँ पर फेरिस स्काई स्टूडियो पर आते हैं। यहाँ पर हम जू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस वक्त काम में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि जियान और उसके एम्प्लॉय यहाँ पर आए हैं अपनी कंपनी को देखने के लिए। अभी जू से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन जू के हिसाब से जियान एक बेवकूफ है, पर उसके असिस्टेंट कहते हैं कि जियान कई तरह के सक्सेसफुल गेम क्रिएट किए हैं, इस वजह से हम उन्हें मना नहीं कर सकते, इसलिए अब वो हाँ कर देते हैं। वहाँ असिस्टेंट बाहर आती है, जियान और उसके ग्रुप को अंदर बुलवाती है। जब जियान उस जगह को देखता है तो सोच कि इस तरह की जगह बनाने में कई करोड़ों रुपए लगेंगे। वैसे अब जियान की मुलाकात पर्सनली में जू से होती है। जू ये देखकर हैरान था कि जियान ने जो सूट पहन रखा है वो उसके सूट से भी बहुत ज्यादा महंगा है। वो अब जियान को थोड़ा सा थ्रेट मारने लगता है। हालांकि जियान तो मन में सोच रहा था कि अच्छा, वो यहाँ पर आने के बहाने एक और महंगा सूट खरीद पाया। अभी जियान को नीचे दिखाने के लिए जू कहता है कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी है, इसी वजह से वो खुद उन्हें ये कंपनी दिखाएगा, वरना वो लोग गुम हो जाएंगे। जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पर जू अपनी कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में बताकर जियान को जलाने की कोशिश करता है। साथ ही वो यहाँ पर किसी तरह की लिमिटेड एडिशन डॉल जियान को दिखाने वाला था, जो कि कंपनी ने एक लिमिटेड नंबर में बनाई है। पर तभी वहाँ पर जियान के एम्प्लॉय आ जाते हैं। उन्होंने अभी जू को नहीं देखा था, इस वजह से वो जियान से कह रहे थे कि कंपनी तो हमारी कंपनी से बहुत बेकार है, उन्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन ये सब बातें अभी जू सुन रहा था। अब इस बात को रोकने के लिए वो तुरंत यहाँ पर आता है और लिन को देखते हुए कहने लगता है कि अरे तुम इनके साथ आ गई, तुमने भी इन ज्वाइन कर ली क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ जियान के साथ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जियान के एम्प्लॉय और फेरिस स्काई स्टूडियो के एम्प्लॉय आमने सामने बैठे हुए थे। इस दौरान जो जियान ने यांग से कहा था वो वैसा ही करता है। हालांकि वो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें भी एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है ओवर टाइम के लिए, जिस पर सभी एम्प्लॉय दुखी होकर मना कर देते हैं। इससे जियान के एम्प्लॉयज में जियान की इमेज और अच्छी हो गई थी। अब तभी वहाँ पर जू के असिस्टेंट ली का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि वो एक बहुत ही बुरी एम्प्लॉय थी, उसे हम खुद निकालना चाहते थे, लेकिन उसने खुद ही रिजाइन कर लिया। हालांकि इसके बाद जियान कहता है कि लिन अब उनके लिए डायरेक्ट पोस्ट पर काम करती है। इसी वजह से वो लिन से कहता है कि वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताए। अब यहाँ पर लिन बताना शुरू करती है। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे ही फेमस नहीं हुई है। जियान ने सबसे पहले लोनली डेजर्ट रोड गेम को बनाया था, जो चीज दूसरी कंपनी या दूसरे क्रिएटर सोच नहीं सकते। जियान ने उस गेम को उस तरह से बनाया, इसी वजह से वो इतना फेमस हुआ। अभी यहाँ पर जू को भी लग रहा था कि इस बात में सच में तो सेंस होता है, पर जियान डिसअपॉइंट था कि आखिर सच में उसने इतना दिमाग तो लगाया नहीं था। लिन कह रही थी कि उस गेम की वजह से कई लोगों की लाइफ चेंज हो गई। लोग उसे खेलकर डिस्ट्रैक्शन को दूर करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पर वो फैंटम जनरल गेम के बारे में बात करती है। वो कहती है कि जियान ने उस गेम में आइटम्स को इतना सस्ता रखा कि लोग खरीद पाए, जिससे लोगों को एक रिच फीलिंग आई कि वो भी गेम में परचेज कर सकते हैं। बाकी गेम में हर चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है, इस वजह से लोग सोचते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जियान ने प्राइस इतना कम रख दिया कि अगर लोग ना खरीदे तो उन्हें गरीबी महसूस ना हो, और अगर खरीदे तो खुद से अमीर महसूस करें, जबकि फायदा तो कुछ है नहीं। अभी जू को इस बात में भी पॉइंट लग रहा था। वो पहले तो जियान को नीचे दिखाना चाहते थे, लेकिन अब उसे खुद शर्म आ रही है, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी। यहाँ पर लिन कह रही है कि जियान सबसे अच्छा बॉस है, और इसके बाद वो अपनी जगह पर बैठती है। अब यहाँ पर जू आगे आता है। वो कहता है कि आप लोगों ने अपनी कंपनी के बारे में बताया, मैं भी हमारे आगे आने वाले गेम बुलेट मार्क के बारे में बताता हूँ। उसकी असिस्टेंट तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो राइवल कंपनी के सामने खड़ा है। पर इस पर जू कहता है कि नहीं, जियान के एम्प्लॉय इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो इस आइडिया को चोरी भी कर पाए, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मेहनत की है। अभी जियान कह रहा था कि उन सभी को जू की बात पर ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जू उनकी बेइज्जती करेगी तो वो डिमोटिवेट होंगे। अभी यहाँ पर जू बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसने कितनी ज्यादा मेहनत से गेम में सभी वेपन्स को बिल्कुल रियलिस्टिक रखा है, और ड्रॉप आउट भी बहुत चीजें हैं, जिससे कि लोगों को अलग अलग वेपन स्विच करने में ज्यादा टाइम न लगे। यहाँ पर होंग के हिसाब से बुलेट मार्क प्रोजेक्ट एक हाई लेवल प्रोजेक्ट है, मतलब इसके चलने के चांस बहुत ज्यादा है। होंग को लग रहा था ये उनके गेम से भी कई गुना अच्छा है, पर वो तभी जियान की तरफ देखता है। जियान के चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो देखकर वो हैरान हो चुका था। होंग को लगता है कि शायद जियान कुछ सोच रहा है या उसके पास कोई और ज्यादा बड़ा प्लान है, पर यहाँ पर जियान तो मन में सोच रहा था कि अगर बुलेट मार्क गेम इतना अच्छा है तो सच में उसका गेम में क्रैश कर देगा। जियान को जितना लॉस होगा उसमें उसका उतना फायदा है। अब वो लोग वहाँ से वापस आ चुके थे। इधर कंपनी में आने के बाद जियान ने अनाउंस कर दिया था कि अभी सभी को वेकेशन लीव मिलेगी, मतलब अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो वो उसके पैसे नहीं कटेंगे। अब सब खुश थे, पर तभी होंग वहाँ पर आकर सभी से कहता है कि इस टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के दौरान उसने एक चीज नोटिस की कि बुलेट मार्क गेम और उनका गेम एक ही डेट पर लॉन्च होगा। इसका मतलब उनके लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ चुका है। वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी वेकेशन लीव पर ना जाए। यहाँ पर बेल भी कहता है कि जियान हमेशा
शायद दूसरी कंपनी को इसलिए देखने के लिए ले गया जिससे कि हम कंपटीशन के बारे में समझ पाएं। अब सभी लोग फैसला करते हैं कि वो पूरी मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट देंगे क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ ली जू को फोन लगाता है। वो जू से कहता है कि आखिर तुमने अपने गेम के बारे में जियान को क्यों बताया, जिस पर जू कहता है कि उसने ऐसा उनके मोरल को खत्म करने के लिए किया था क्योंकि उनका गेम देखकर वो खुद पर खुद डिसअपॉइंट लग रहे थे। लेकिन इस पर ली कहता है कि नहीं, तुम लोग जियान को कम नहीं समझ सकते। पर जू कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, जू सब संभाल लेगा। अब इसके बाद हम वापस से जियान के ऑफिस में आते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी बेल गेम में छोटी छोटी मिस्टेक्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनमें मिस्टेक मिलना नामुमकिन हो गई है, फिर भी वो छोटी सी छोटी चीज को इम्प्रूव कर रहा था जिससे गेम बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय कहता है कि उन्होंने वैसा ही इतना बेस्ट गेम बना दिया है, लेकिन लिन कहती है कि हमें बेस्ट से भी बेस्ट बनाना होगा क्योंकि जियान की इमेज मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से उन्हें उस इमेज के बराबर का गेम डेवलप करना है। इस पर सभी अग्री करते हैं। तभी वहाँ पर लुलू को जियान का एक कॉल आता है। जियान कह रहा था कि वो एक हफ्ते किसी चीज में बिजी है, इसी वजह से एक हफ्ते तक सभी काम लुलू को संभालना है। लुलू हाँ कर देती है। उन लोगों को लगता है कि शायद जियान गेम की मार्केटिंग में लगा होगा, पर हम देखते हैं कि असल में जियान के एग्जाम चल रहे थे जो कि अब पूरे हो चुके हैं। वो सोच रहा था कि आखिर अब वो बाकी पैसे कैसे खर्च करेगा क्योंकि रिची उसे बताता है कि उसके पास 3,61,000 युआन बचे हुए हैं जो कि उसे गेम पूरी तरह से लॉन्च होने से पहले खत्म करने हैं। जियान सोचता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है। वो अपनी असिस्टेंट यानी कि लुलू को कॉल लगाकर कहता है कि वो एक और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करे जिसमें उनका बजट 3,61,000 युआन का है। इस पर लुलू तुरंत ही मान गई थी। अगले सीन में हम उन्हें एक थिएटर में देखते हैं जहाँ पर वो किसी एक्शन मूवी का सीक्वल देख रहे थे। तभी अचानक से स्क्रीन चेंज हो जाती है और उनके सामने खुद की रिकॉर्डिंग आती है। जियान को जानने को मिलता है कि ये चीज उसके एम्प्लॉय ने प्रिपेयर की है उसे सरप्राइज देने के लिए। वो रिकॉर्डिंग में बताते हैं कि उनका गेम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, यहाँ तक कि अब वो उसे बुलेट मार्क गेम से पहले लॉन्च कर सकते हैं। ये सुनकर जियान हैरान था क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने पहले लॉन्च किया तो जियान के गेम के चलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जियान सोचता है कि उसे गेम को थोड़ा सा डिले करना होगा, लेकिन तभी रिची उसके सामने आता है जो कहता है कि वो बिना किसी वजह से गेम को डिले नहीं कर सकता। जियान कहता है कि वो तो बस ये कह रहा है कि पहले उन्हें एक पार्टी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में वो पार्टी कर रहे थे जहाँ पर जियान सोच रहा था कि अभी वो सारे पैसे कैसे स्पेंड करे। लिन उसे दिखाती है। उसे लगता है कि शायद जियान उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि वो गेम को कैसे फेमस करेंगे। तभी हम बेल को देखते हैं, वो अभी गाने गा रहे थे। उसी समय वो जियान की तारीफ करना शुरू कर देता है क्योंकि जियान की वजह से ही वो आज यहाँ पर है। उसे तो पहले एक लूजर माना जाता था क्योंकि वो दिन भर गेम ही खेलता रहता था। इसके बाद सभी लोग रोने लगते हैं। बाद में वो लोग थोड़ी सी पी भी लेते हैं। ये जियान का प्लान था क्योंकि जियान ऐसा ही चाहता था। उन्होंने पी ली थी, इसी वजह से अब वो लोग अगले ही दिन ऑफिस आते हैं और गेम उसी दिन लॉन्च नहीं हो पाता। यहाँ पर बुलेट मार्क गेम लॉन्च हो चुका था, इस वजह से इनको भी इमीडिएटली अपने गेम को ही लॉन्च करना पड़ता है। इन्होंने अब गेम लॉन्च कर दिया था लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इस पर वो लोग बात कर रहे थे कि क्या जियान ने मार्केटिंग पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया और उन्होंने भी ऐसा देखा नहीं जिसमें जियान ने मार्केटिंग की हो। वो लुलू से इस बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ तो उन्हें मार्केटिंग के लिए बजट चाहिए या फिर कोई ऐसा आइडिया चाहिए जिससे कि वो मार्केटिंग कर सके। हालांकि बेल कह रहा था कि वो जियान पर शक नहीं कर सकते, ना जाने उसने क्या सोच रखा होगा। अभी यहाँ पर ये सोच रहे थे कि गेम जब पब्लिश होता है तो गेम कंपनी खुद ही कुछ लोगों को बजट देते हुए उनसे गेम खिलवाने से कहती है जिससे कि वो अपना रिव्यू देते हैं। लेकिन अब जियान के पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, इसी वजह से ये लोग फैसला करते हैं कि ये खुद के पैसे लगाएंगे जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। दूसरी तरफ उनके पास अभी ऐसा फेज नहीं था जो कि ऑलरेडी गेम को बाय कर खेलना शुरू कर दें, इसी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। वैसे अब यहाँ पर वो लोग जब बैठकर बात कर रहे थे तो लिन बताती है कि वो एक प्लेयर को जानती है, उनका नाम क्विंग है। उनका नाम सुनकर बेल हैरान हो गया था क्योंकि वो एक ई स्पोर्ट जीनियस है। उसकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर उसे गेम पसंद आया और उसने इसे प्रमोट कर दिया तो गेम के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसी वजह से ये लोग उसे गेम की लिंक भेजते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्विंग गेम डाउनलोड कर चुका था। वो गेम को स्टार्ट करता है लेकिन शुरुआत में ही वो देखता है कि अगर उसे लेजेंडरी वेपन्स चाहिए तो उनके लिए उसे अच्छी खासी प्राइस देनी होगी, जो देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन फिर भी अब वो गेम स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद उसे कोई भी इंट्रोडक्शन बार नहीं दिख रहा था जहाँ उसे गेम में बताया जाए जो चीज उसे सही नहीं लगती क्योंकि इससे बिगिनर लोग गेम नहीं समझ पाएंगे। पर तभी उसके सामने गेम में एक लड़की आ जाती है और उसी समय एक मम्मी भी उस पर हमला कर देती है। लड़की यहाँ पर क्विंग को एक वेपन देती है जिसके बाद में क्विंग उस मम्मी को खत्म करता है। पर वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो गए थे। क्विंग समझ गया था इन्हें हराना है जिससे वो इस लड़की को बचा सके और इस लड़की को बचाने के बाद ये गेम क्लियर हो जाएगा। वैसे अब इन सारे मॉन्स्टर को हराने के लिए वो लड़की उसे एक दूसरा वेपन देती है जो कि दूसरी गन थी। अभी कंट्रोल्स को देखकर क्विंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था कि कंट्रोल्स
बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से बिगिनर्स को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी गेम को सीखने में और एंजॉय करने में। अभी इस लड़के को भूख लग रही थी, इसी वजह से क्विंग उसे कुछ खाना देता है और इसके बाद अब वो उन्हें सामने गेट के कोड को ओपन करना था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर और मॉन्स्टर आते हैं और फिर क्विंग उन्हें मारने लगता है। वैसे इसके बाद गेम में एक रियलिस्टिक चीज ये थी कि कुछ ही देर में क्विंग की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही उस गेट के अंदर एंटर करता है जहाँ वो लड़की थी। और तभी एक मम्मी वहाँ पर आती है और वो बहुत ताकतवर थी, इसी वजह से क्विंग उससे लड़ नहीं पा रहा था। वो क्विंग के कैरेक्टर को खाने ही लगी थी, लेकिन उसी वक्त वो बच्ची अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देती है और इसके बाद क्विंग को हील करती है। लेकिन इतने में ही वो मम्मी फिर से जाग गई थी, वो फिर से अब हमला करने वाली थी, लेकिन इतने में क्विंग एक बैट उठाता है और उसके सर पर मार देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियान के ऑफिस में आते हैं जहाँ पर लिन अभी सभी को बता रही थी कि उसने किंग को इनवाइट किया है और उससे बहुत रिक्वेस्ट की है। अब क्विंग भी वहाँ पर आ चुका था, वो बहुत तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम्हारा गेम बिल्कुल परफेक्ट है। उसने स्टोरी मोड वाला लेवल खेला जो कि उसे बेस्ट लगा क्योंकि उसमें हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। वो साथ ही ये भी कहता है कि जो ब्लड मार्क गेम है वो सिर्फ ओवररेटेड है क्योंकि उनकी कंपनी पहले बहुत गेम बना चुकी है, जबकि जियान की गेम के कंपैरिजन में बिल्कुल सही नहीं है। अभी वो इसे कह रहा था कि तुम्हारा गेम परफेक्ट है लेकिन तुमने सिर्फ उसमें एक ही लेजेंडरी वेपन ऐड किया है, ऐसा क्यों? इस पर वो लोग बताते हैं कि जियान का आइडिया था, वो और वेपन ऐड कर सकते थे लेकिन उसने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसी वजह से उन्हें बाकी वेपन्स फ्री कर दिए और सिर्फ एक ही लेजेंडरी वेपन्स रखा। वो कहते हैं कि वो क्वीन को ये वेपन फ्री में दे देंगे, लेकिन क्वीन कहता है कि नहीं, वो ऑलरेडी उस वेपन को खरीद चुका है। ये सुनकर सभी हैरान थे। वैसे वो फैसला करते हैं कि वो क्वीन को एक पेमेंट करेंगे जिससे कि क्वीन इस गेम को प्रमोट करे, लेकिन क्वीन कहता है कि वो ऑलरेडी ये चीज करने को तैयार है क्योंकि वो चाहता है कि गेम फेमस हो, ये बहुत बढ़िया है। इसी वजह से उसने फैसला किया कि अब से वो इस गेम की लाइव स्ट्रीम करेगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम जियान को कॉलेज में देखते हैं, वो बैठा हुआ था, तभी यांग उसे बताता है कि उनका गेम ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ये सुनकर जियान थोड़ा सा दुखी होने की एक्टिंग कर रहा था। वो सोचता है कि अभी उसे ऑफिस जाना होगा जहाँ वो सभी थोड़ा सा मोटिवेशन देगा और कहेगा कि ऐसा होता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जितना गेम ज्यादा फ्लॉप होगा उतना ही ज्यादा उसे पैसा मिलेगा। पर तभी यांग कहता है कि वो मजाक कर रहा था, गेम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, शायद वो वायरल भी हो सकता है। ये सुनकर जियान हैरान था, वो अपने एक और गेम को वायरल होते हुए नहीं देख सकता था, इसी वजह से वो तुरंत ही ऑफिस की तरफ भागता है। वहाँ पर आने के बाद अब नॉर्मली सब बैठे हुए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका गेम सच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से जियान सोचता है कि शायद यांग ने उसके साथ मजाक किया, हालांकि ये मजाक जियान के लिए अच्छा था। पर तभी सभी उसे घेर लेते हैं, वो सभी तालियां बजा रहे थे। जियान को पता चलता है कि उसका गेम तो ऑलरेडी वायरल जा चुका है। जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके एम्प्लॉयज ने सीक्रेटली उसके गेम को प्रमोट किया हो। तभी उसे रिपोर्ट मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि असल में क्विंग ने इस गेम को प्रमोट किया है। उसने कहा कि ये बहुत ही परफेक्ट है, इसकी स्टोरी मोड, इसके कंट्रोल ए क्लास है। जियान सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो हर एक चीज प्लान कर रखी थी कि जितना बेकार हो सके उतना बेकार गेम बनाना है। पर तभी सभी हैरान थे, पर बाकी सभी ये मान रहे थे कि जियान शुरुआत से ही इस प्लानिंग में था कि ये गेम बिल्कुल परफेक्ट बनाए, क्योंकि जियान शुरुआत से ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है हर एक छोटी चीज पर, और वही एक हर छोटी चीज की तारीफ अभी क्विंग ने की है। जियान अभी इस चीज से बहुत डिप्रेस था, वो जा रहा था, जो चीज देखकर सभी को लगता है कि शायद जियान अपनी सक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहा। और वैसे भी उन्हें ये लग रहा था कि जियान एक नॉर्मल बॉय है जिसे सक्सेस या फेलियर से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इसको हर सिचुएशन में एक जैसा देखता है। पर जियान अभी सच में बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिप्रेस था। वो यहाँ पर टेरेस पर आता है और सोचता है कि उसकी गेम ने अभी इतने कम टाइम में 4 लाख युआन बना लिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। कुछ टाइम बाद गेम क्लोज डेट आने तक वो मिलियन से भी ज्यादा युआन बना लेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। अब तभी वहाँ पर लिन आती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसे लग रहा था कि शायद जियान अपनी सक्सेस को सही नहीं कर पा रहा, लेकिन जियान को मन में आता है कि शायद रिची उसके साथ तभी से एक गेम खेल रहा है, क्योंकि अगर गेम फेल होता है तो इस चीज जियान की प्राइड दाव पर लगी है, भले ही जियान को पैसा मिले। जियान ने फैसला कर लिया था कि अब वो टॉप पर आकर रहेगा, और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।